नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बीपी एजुकेशन में। राजस्थान के इतिहास में हम सभ्यता पढ़ रहे थे। सभ्यता में हमने एक सभ्यता पढ़ी है जिसका नाम है कालीबंगा। कालीबंगा को अपने डिटेल से पढ़ ली थी और आज हम पढ़ेंगे दूसरी सभ्यता जिसका नाम है आहड़ सभ्यता। दूसरी सभ्यता का नाम है आहड़ सभ्यता, जिसको डिटेल से अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये कहाँ पर है। तो ये उदयपुर में है और नदी की बात करें तो आयड़ नदी पर है। कौन सी नदी पे? आयड़ नदी पर। ठीक है। और इसका प्राचीन नाम है वो है अगाटपुर। ठीक है। और स्थानीय नाम की बात करें तो इसका स्थानीय नाम है धूलकोट। उपनाम इसका है ताम्रावती नगरी और इसकी खोज हुई थी 1953 में और करने वाला था अक्षय कीर्ति व्यास। इसका उत्खनन हुआ था सन 1956 में और करने वाले थे RC अग्रवाल। 1961 में इसका एक बार पुनः उत्खनन हुआ था जो करने वाले थे HD सांखलिया। ठीक है। अब इसकी विशेषता देख लेते हैं। ठीक है। विशेषता में है ग्रामीण सभ्यता ये। और इस सभ्यता में जो पितृसत्तात्मक सभ्यता है और इसमें संयुक्त परिवार है। इससे पीछे वाली जो हमने पढ़ी थी उसमें एकल परिवार था और मातृ सत्तात्मक थी। ठीक है। और इसके अंदर दे रखा है लाल व काले मर्द भांडों वाली सभ्यता। मर्द भांडों के मतलब होता है मिट्टी के बने हुए बर्तन। ठीक है। लाल और काले रंग के थे। और अगर बात करें मिट्टी के बर्तनों वाली या फिर मर्द भांडों वाली जो सभ्यता है वो है आहड़ सभ्यता। ठीक है। अवशेष और साक्ष्य की बात करें तो मर्द भांड यानी मिट्टी के बर्तन, रंग कौन सा था? लाल व काला था। लकड़ी के ठप्पे व सांचे यहाँ से अवशेष मिले हैं। गोरे और कोठे का मतलब यहाँ पे ये है कि अनाज रखने के पात्र। अगर गोरा है तो भी अनाज रखा जाता था और कोठे है तो भी इसमें क्या रखा जाता था? अनाज रखा जाता था। यानी कि आहड़ सभ्यता पे जो निवास करने वाले लोग थे उनके अनाज रखने के बर्तनों को बोला जाता था गोरे और कोठे। और ये सब के सब किससे बने थे? मिट्टी से बने हुए थे, याद रखना। ठीक है। उसके बाद में आता है यहाँ पे एक यूनानी देवता अपोलो का चित्रण, सिक्के, एक स्थान पर कई चूल्हे, मिट्टी निर्मित बेल और उस बेल का नाम इन्होंने बताया है बनासियन बुल, नाम रखा गया है। ठीक है। तो ये इसके कुछ प्रमाण हैं, कुछ अवशेष हैं। ठीक है। और इससे पहले जो हमने एक सभ्यता पढ़ी थी कालीबंगा, उसके अंदर मैंने बताया था स्वास्तिक चिन्ह मिले हैं। ठीक है। तो ये जो स्वास्तिक चिन्ह का उपयोग किया जाता था ना, तो ये उपयोग किया जाता था वास्तु दोष था ना उसको दूर करने के लिए। ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूँ इस नदी की। ये जो आयड़ नदी है ना, ये आयड़ नदी पहाड़ियों से निकलती थी और फिर उदयपुर की उदय सागर झील में गिरती। ठीक है। उदयपुर के अंदर उदय सागर झील के अंदर ये गिरती है। ठीक है। और जैसे ये आगे चलती है तो इसका नाम क्या हो जाता है? इसका नाम बेड़च हो जाता है। और यह नदी जो है ये बनास की सहायक है। किस नदी की सहायक है? बनास की। पहले ये आयड़ नदी के बाद में ये बेड़च नदी कहलाती है। ठीक है। आयड़ नदी के बाद में ये क्या कहलाती है? बेड़च नदी कहलाती है। बेड़च के बाद में बनास, क्योंकि बनास की सहायक नदी है। ठीक है। देखिए, ठीक है, जो अघाटपुर है ना, अघाटपुर यानी अघाट नाम का एक दुर्ग भी है। अघाट एक दुर्ग भी है। ठीक है, याद रख लेना ये भी। और इस सभ्यता की एक विशेष बात ये भी है कि ध्यान में रखना, इस सभ्यता की एक बात ये है कि यहाँ पर जब खोज हुई, जब उत्खनन हुआ ना, तो 40 फीट गहरा एक खड्डा मिला था। क्या मिला था? 40 फीट गहरा एक खड्डा मिला था। और यह जो खड्डा था इसकी खोज की थी HD सांखलिया। डी का मतलब यानी धीरज सांखलिया ने जब खोज की, ठीक है, तो इन्हें 40 फीट का एक गड्ढा मिला था। और इस गड्ढे से यह अनुमान लगाया गया कि यह सभ्यता 8 बार बसी थी। ठीक है। कितनी बार? 8 बार बसी थी। और इसीलिए आहड़ सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसको बोला जाता है कि 8 बार बसी और 8 बार उजड़ने वाली जो सभ्यता थी वो कौन सी थी? वो थी आहड़ सभ्यता। ठीक है। उसके बाद में आगे देखते हैं समय। किस समय में इसका उत्खनन हुआ था? देखो 1900 BC से 1200 BC। ठीक है। बिन्ना हत्ते के जलपात्र। ठीक है। उसके बाद में अन्य केंद्र में दे रखा है बालाथल। ठीक है। उदयपुर। और बालाथल है ना, यहाँ पर 11 कक्षाओं वाला, कक्षाओं का मतलब यहाँ पे भवन से है, यानी 11 भवनों वाला भवन। ये आ गया ना, भवन यानी 11 कक्षाओं वाला, यानी 11 कमरे वाला भवन। ठीक है। एक इसमें दे रखा है 2 नंबर पे ओझियाना, भीलवाड़ा, गिलुंड, राजसमंद। ये भी एक प्रकार की सभ्यता है, ये भी एक प्रकार की सभ्यता है और ये भी एक प्रकार की सभ्यता है। ठीक है। तो अगली वीडियो में मैं थोड़ा थोड़ा इनका विवरण दे दूंगा, क्योंकि बालाथल है, फिर ओझियाना है, गिलुंड है, इन सभ्यता को मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। ठीक है। आगे देखो, फिर गणेश्वर सभ्यता की बात आती है। ठीक है। गणेश्वर सभ्यता, इसकी एक बात और बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे। किस सभ्यता में? आहड़ सभ्यता में। आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है ना, वो कितने बार हुआ है? 4 बार हुआ है। ठीक है। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले उत्खनन करने वाला था पंडित
पंडित अक्षय कीर्ति, याद रखना, पंडित अक्षय कीर्ति, अक्षय कीर्ति व्यास वैसे लिखा हुआ है, ठीक है। और जब दूसरी बार इसका उत्खनन हुआ था ना, उस समय करने वाले थे रतन चंद्र। कौन? रतन चंद्र। मैंने यहाँ पे रामचंद्र भी लिख रखा है, यानी कई किताबों में तो रतन चंद्र है, कई किताबों में रामचंद्र है, तो आप रामचंद्र याद कर सकते हैं, रामचंद्र अग्रवाल, यानी इसमें लिखा हुआ है RC। तो RC का देखो चंद्र बन रहा, आर का मतलब राम भी बन रहा है और चंद्र भी बन रहा है, तो RC आप लिख सकते हैं, RC अग्रवाल। दूसरी बार इसका क्या हुआ था? उत्खनन हुआ था, ठीक है, करने वाले थे, ठीक है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर जब इसका तीसरी बार उत्खनन हुआ था ना, तो किसने किया था? तो याद रखना, VN मिश्रा। किसने किया था? VN मिश्रा ने किया था। और इनके साथ में थे धीरजलाल सांखलिया, जो अभी आपको बताया मैंने थोड़ी बहुत, ठीक है। ये जो धीरज सांखलिया है ना, ये कहाँ के प्रोफेसर थे? याद रखना, पुन्ना, ध्यान रखना, पुन्ना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। भारत सरकार ने इन्हें यहाँ भी उत्खनन के लिए सन 1961 और 62 में नियुक्त किया था, याद रख लेना। पुन्ना के प्रोफेसर थे, और पुन्ना के प्रोफेसर होने के साथ साथ भारत सरकार ने सन 1961 और 1962 के अंदर इन्हें यहाँ नियुक्त किया था खोज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में बात आती है 4 नंबर की। जब चौथी बार उत्खनन हुआ था, तो उत्खनन करने वाले थे विजय कुमार। कौन थे? विजय कुमार। और विजय कुमार का एक सहयोगी आदमी था जिसका नाम था PC चक्रवर्ती। कौन था? PC चक्रवर्ती, ठीक है। और इनको यहाँ पर राजस्थान सरकार ने नियुक्त किया था खोज करने के लिए। किसने किया था? राजस्थान सरकार ने नियुक्त किया था। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रख लेना। पहली बार उत्खनन पंडित लाल अक्षय कीर्ति अग्रवाल, और उसके बाद में रतन चंद्र, आप RC लिख सकते हो, मैंने बताया। फिर था VN, तीसरे नंबर पे कौन था? VN मिश्रा, मैंने यहाँ लिख दिया है VN मिश्रा, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको मैंने बताया था विजय कुमार। इन्होंने किन्होंने नियुक्त किया था? राज्य सरकार ने। और यहाँ पर केंद्र सरकार ने, यानी VN मिश्रा को केंद्र सरकार ने नियुक्त किया था। ये पुणे के प्रोफेसर थे, ध्यान में रख लेना, ठीक है। और एक बात मैंने बताई थी, यहाँ बिना हत्थे के जलपत्र मिले हैं, बिल्कुल ऐसा ही जलपत्र ईरान में और बलूचिस्तान में भी मिला था। जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है, देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है, ईरान यहाँ पे लिखा होगा मिलेगा। तो ईरान का मतलब है कि जो बिना हत्थे वाला जो पात्र था वो ईरान में भी मिला था और बलूचिस्तान में मिला था। तो ये बात भी आप याद रख लेना, आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये थी आहड़ सभ्यता की कुछ बातें, ठीक है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ, यहाँ के जो मकान थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे, आपको पता है, ठीक है। यहाँ बिना हत्थे के जलपात्र वाली बात बता दी है। फिर मैंने गोरे और कोठे, यानी जिसपे अनाज रखने का काम होता था, वो भी बात आपको बता दी गई है, ठीक है। और उद्योग जो थे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा जो उद्योग संबंधित थे ना, वो तांबे के थे। एक बात यहाँ पे याद रख लेना। क्या बात याद रखोगे? बात क्या याद रखनी है? बात आपको याद ये रखनी है कि यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली है, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना। यहाँ पर तांबे गलाने की भट्टियाँ मिली है, जबकि आपने पिछली सभ्यता में तांबे के औजार, तांबे के सब कुछ मिले थे, लेकिन वहाँ पर क्या नहीं मिली थी? तांबा गलाने की भट्टियाँ नहीं मिली थी, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ते हैं गणेश्वर सभ्यता। गौर करना, गणेश्वर सभ्यता ये कहाँ पर है? ये है सीकर में। सीकर में कहाँ पर? नीम का थाना, नाम सुना होगा आपने, नीम का थाना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नीम का थाना, ठीक है। और नदी कौन सी थी? कांतली। एक बात बता देता हूँ, कांतली नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा अपर्दन वाली नदी है, ये सबसे ज़्यादा अपर्दन करने वाली नदी है, इसलिए इसका नाम क्या है? कांतली नदी है, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी? सन 1972 में हुई थी। करने वाले कौन थे? रामचंद्र अग्रवाल। ये सब बताया ना, रामचंद्र अग्रवाल, ठीक है। उसके बाद में उपनाम क्या है इसका? ताम्र युगीन की जननी, यानी सबसे ज़्यादा। देखो यहाँ पे इसने कहा है तांबर युगीन की जननी, तांबर युगीन जननी, लेकिन इस सभ्यता के अंदर, यानी गणेश्वर सभ्यता के अंदर तांबे की वस्तुएं खूब मिली है, लेकिन तांबा जो अपने तांबा गलाने की जो भट्टियाँ हैं वो गणेश्वर सभ्यता में नहीं मिली है, ठीक है। उसके बाद में इसका समय 2800 BC, और अवशेष में ये बता रहा है कि 99% शुद्ध तांबे की वस्तुएं, यानी यहाँ पे जो भी सामान था, जितने भी अवशेष थे ना, वो सारे के सारे किससे निर्मित थे? वो तांबा से निर्मित थे। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। प्रमुख विशेषता में देख लो, यहाँ पर सर्वाधिक तांबा उपकरण मिले हैं, जैसे चूड़ियाँ भी तांबे की थी, फरसे तांबे के थे, कुल्हाड़ी तांबे की थी, मछली पकड़ने के जो कांटे होते हैं वो भी तांबे के थे, तीर भी तांबे के थे, भाले भी तांबे थे। भाले को नाम दिया जाता है हारपून। भाले को क्या बोलते हैं? हारपून। हारपून का मतलब एक प्रकार का क्या होता है? भाला होता है, ठीक है। और यह बड़े जानवरों को मारने के काम आता है, ठीक है। सुइयाँ भी किस चीज़ की बनी हुई थी? तांबे की। लेकिन ध्यान में रख लेना, यहाँ पे जितने भी बांध बनाए गए थे, जितने भी मकान बनाए हुए थे, वो सारे के सारे पत्थरों से निर्मित थे। तो आपको पता लगा ना, यहाँ पर सारी चीज़ें तांबे की थी। और तांबा 99% शुद्ध है। कुछ किताबों में यहाँ 99 की बजाय 98% भी मिल सकता है, दोनों राइट है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं।
अब बात आती है बेराट सभ्यता की। बेराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर में। बेराट सभ्यता कहाँ है? जयपुर में। और नदी कौन सी है? बाणगंगा। बाणगंगा नदी का दूसरा नाम है रुंडित नदी, और रुंडित नदी का दूसरा नाम है अर्जुन की गंगा। आपकी दंतकथा सुनी होगी भाई, अर्जुन के बाण से निकलने के कारण इसका नाम बाणगंगा पड़ा था। अर्जुन ने बाण चलाया और बाण चलाने की वजह से नदी का निर्माण हुआ, इस वजह से इसे बाणगंगा कहते हैं, रुंडित नदी भी कहते हैं, या फिर इसको अर्जुन की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी नदी, हम कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं बेराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ रहे हैं? बेराट। और बेराट में हम, इसका प्राचीन नाम क्या है बताया गया है? प्राचीन नाम बताया गया विराटनगर। ठीक है, प्राचीन नाम क्या बताया गया? विराटनगर। राजधानी मत्स्य जनपद, यानी बेराट सभ्यता और प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर। और जो विराटनगर था ना, वो राजधानी थी मत्स्य जनपद की। ठीक है, इसकी खोज हुई थी सन 1936 और 37 के बीच में, 1936 और 37 के बीच में। और खोज करता थे दयाराम साहनी, और इनका पूरा नाम राय बहादुर दयाराम साहनी। और उत्खनन हुआ था सन 1962 में नील रतन बनर्जी। ठीक है, फिर है कैलाश नाथ दीक्षित। और धातु यहाँ पे कौन सी मिली थी? लोहा। कौन सी सभ्यता होगी? लोहा युगीन। ठीक है, चलते हैं आगे। ठीक है, फिर यहाँ पे एक शब्द दे रखा है भीम डूंगरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, गौर करना। भीम डूंगरी, भीमलत जलाशय, महाभारत कालीन। ठीक है, बिजक की पहाड़ी, भाबरू। भाबरू शिलालेख खोज किसने की थी? रॉबर्ट ने की थी, 1837 में की थी। ये एक अंग्रेज अधिकारी थी, अंग्रेज अधिकारी थी नहीं, था, अंग्रेज अधिकारी था, याद रखना। ठीक है, सम्राट अशोक की जानकारी भी यहीं से मिलती है। ठीक है, तथा बौद्ध धर्म की जानकारी भी यहीं से मिलती है। ठीक है, त्रिरत्न में मैंने नाम दिया है एक, बुद्ध, धम्म और संघ। इसकी डिटेल में अपने अगली स्लाइड पे पढ़ेंगे, याद रखना त्रिरत्न कौन कौन से? बुद्ध, धम्म और संघ। ठीक है, उसके बाद में वर्तमान में, ठीक है, चलो इसको एक बार पेंडिंग छोड़ देते हैं। वर्तमान में अगली स्लाइड पे देखते हैं क्या है। देखो ये डिटेल लिखी हुई। सन 1837 में, सन 1837 में एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था रॉबर्ट ने सम्राट अशोक का शिलालेख बिज्जक पहाड़ी से खोजा। याद रखना, अशोक का जो शिलालेख है वो बिज्जक नामक पहाड़ी से खोजा गया था। दूसरा शिलालेख दूसरे अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था कलाइल द्वारा सन 1871 और 72 में खोजा गया। याद रखना, पहला अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट, दूसरा अंग्रेज अधिकारी था क्राइकल। क्राइकल नहीं, कलाइल। ठीक है, वर्तमान में शिलालेखों को पहाड़ी से काटकर कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। ये देखो, मैंने कहा था ना इस बात को पेंडिंग छोड़ दो। ये वर्तमान में कोलकाता में संग्रहालय कब रखा गया था? सन 1840 में रखा गया था, उन पहाड़ियों से काट करके। ठीक है, ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट, यह शिलालेख प्रथम बुष्टफिदन शैली में खुदा हुआ है। इसी शिलालेख में धम्म, संघ और बुद्ध 3 प्रकार के शब्द मिलते हैं, जिनको हमने त्रिरत्न नाम दिया है। याद रखना, ठीक है, 3, धम्म, संघ और बुद्ध, ये 3 शब्द मिले, इन्हें त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। इसी शिलालेख में अशोक द्वारा गो हत्या के प्रतिबंध के प्रमाण मिले, यानी ये जो शिलालेख मिला हमें अशोक सम्राट अशोक का जो शिलालेख मिला था, कौन सी पहाड़ी से? बिज्जक पहाड़ी से। इसके अंदर अशोक द्वारा जो हत्या, कौन सी हत्या? गो हत्या के प्रतिबंध के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, इसी शिलालेख में अशोक को मगध का राजा भी बताया गया है। इसी शिलालेख में अशोक को मगध का राजा बताया गया है। ठीक है, अब देखो इसमें बौद्ध मठ मिला है। बौद्ध मठ का मतलब मंदिर, बौद्ध स्तूप मतलब कबर, यानी कि मुर्दों का टीला जिसको बोलते हैं स्तूप। बौद्ध विहार यहाँ मिला है। ठीक है, उसके बाद में एक बात दी है, हूण शासक मिहिर ने बौद्ध मठों को नष्ट किया था। और यह जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हवेन सांग की एक पुस्तक है जिसका नाम है शियुकी, यानी उससे जानकारी मिलती है कि हूण शासक का मिहिर जो है उसने बौद्ध मठों का क्या किया था? उनको नष्ट किया था। याद रखना, एक बात इसमें याद रखना, यूनानी राजा मिंडार की मुद्राएं सूती वस्त्र में लिपटी हुई प्राप्त हुई है। स्वास्तिका चिन्ह भी यहाँ मिला है। स्वास्तिका चिन्ह भी आपको ध्यान में होना चाहिए कि स्वास्तिका चिन्ह कैसे बनाया जाता है, गौर करना। स्वास्तिका चिन्ह, ठीक है, जिसको अपनी भाषा में बोलते हैं सांख्या, वो ये रहा सांख्या, इसको बोलते हैं स्वास्तिक चिन्ह। याद रखना, ठीक है। एक बात और देखो, सोने का कलश मिला है यहाँ पे, माना जाता है कि इसमें बुद्ध की अस्थियों के अवशेष मिले, यानी एक सवर्ण मंजूषा, ठीक है, यानी सोने का कलश मिला है जिसके अंदर लोगों का माना जाता है कि इनके अंदर क्या मिला है? बुद्ध की अस्थियां भी मिली है। ठीक है, अब बात आती है बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। ये कहाँ पर है भाई? ये है बागोर। और बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा। नदी कौन सी है? कोठारी। खोजकर्ता कौन है? वीरेंद्रनाथ, तथा इसके सहयोगी है एलएस लेस्विक। याद रख लेना, महत्वपूर्ण है वीरेंद्रनाथ, याद रखना। यहाँ आर्य सभ्यता के समान अवशेष मिले हैं। नोटिस करना, आहार सभ्यता के समान ही अवशेष मिले हैं। यहाँ पर जिसका उत्खनन हुआ उसका नाम था, यानी कि जिस टीले की खोज हुई थी उस टीले का नाम दिया गया है महासतियों का टीला। राजस्थान और भारत में कृषि और पशुपालन
के सबसे प्राचीन अवशेष इसी सभ्यता से मिलते हैं, जिसका नाम है बागोर सभ्यता, जो कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। ठीक है, बागोर में जो भी उपकरण या अवशेष मिले हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं। वो कौन से काल के हैं? मध्य पाषाण काल के हैं। यहाँ के लोग औजार व शस्त्र पत्थरों से बनाते थे। नोटिस करना, यहाँ के लोग औजार व शस्त्र किससे बनाते थे? पत्थरों से बनाते थे। इसी कारण इस सभ्यता को आर्थिक संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। प्रश्न आ जाए, आर्थिक संस्कृति का संग्रहालय किस सभ्यता को कहा जाता है? तो आपका उत्तर रहेगा बागोर सभ्यता। ठीक है भाई, आगे चलते। ठीक है, तो देखो ये था अपना आज का वीडियो जिसमें आपने बागोर सभ्यता पढ़ी है। बागोर सभ्यता के साथ साथ में आपने कई सभ्यता यानी 2-3 सभ्यता पढ़ ली है, और आगे वाले वीडियो में जो बच गई है उन सभ्यताओं को क्या करवा दिया जाएगा? पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है। चैनल को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है? शेयर करना है। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।